नॉवेल के हीरो हूँ। वाकई उस पर तरस आता है, माही ने ठंडी हंसी के साथ कहा। उसकी आवाज़ में साफ तंज था। इस तरह का कोई तरीका आम इंसान सोच भी नहीं सकता। किसी की किस्मत छीनना मतलब किसी की ज़िंदगी छीन लेना। यह इतना ज़्यादा घिनौना और क्रूर था कि सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। अगर दार्शनिक एसोसिएशन के लोगों को पता चल जाए कि मास्टर प्रेम जैसा आदमी, जो बाहर से खुद को धर्म और नैतिकता का ठेकेदार दिखाता है, असल में इतना बड़ा पाखंडी है, तो शायद आधे से ज़्यादा तांत्रिक मास्टर उस एसोसिएशन को छोड़ देंगे। वेदांत ने भी गहरी सांस ली और बोले, पिछले 200 सालों में मास्टर प्रेम ने लगातार बच्चे पैदा किए। वह खुद पीछे छिपा रहा और अपने बच्चों से दूसरों की किस्मत छिनवाता रहा, फिर आराम से उसका फल भोगता रहा। इसी तरह वह आज तक जिंदा रहा। यह स्वर्गीय नियमों की एक बड़ी खामी थी, लेकिन जो आग से खेलता है एक दिन उसी में जलता भी है। माहिर ने गंभीर आवाज में कहा, उसका जिंदा रहना उन लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है जिनकी किस्मत उसने छीनी। लेकिन अच्छा है कि जहरीली मकड़ी के जहर से वह बच नहीं पाएगा। उसकी उम्र अब ज़्यादा नहीं बची। चाहे वह अपना बदला खुद ना ले, लेकिन वह उन सभी लोगों का बदला जरूर लेगी जिनकी ज़िंदगी उससे तबाह हुई थी। फिर माही ने सीधा सवाल किया, इसके बाद क्या हुआ? मास्टर प्रेम के किस्मत छीनने वाले मामले का मेरे गुरु से क्या रिश्ता है? वेदांत के चेहरे पर अफसोस साफ झलक आया। उन्होंने धीरे से कहा, मास्टर प्रेम का तरीका बेहद खतरनाक और नुकसानदेह था। मैं और तुम्हारे गुरु दोनों इसके खिलाफ थे, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे गुरु परदादा संप्रदाय का सील आचार्य वरिष्ठ को सौंप देंगे। आचार्य वरिष्ठ ने संप्रदाय प्रमुख होने के नाते हमें इस मामले में दखल देने से रोक दिया। अगर हम हस्तक्षेप करते तो यह संप्रदाय प्रमुख के आदेश की अवहेलना मानी जाती और स्वर्गीय दंड मिलता। ऊपर से देखने में उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन चुपचाप वेदांत ने उन लोगों की मदद करने की कोशिश की जिनकी किस्मत छीनी गई थी, मगर धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि वे लोग उनकी मदद की कद्र ही नहीं कर रहे थे। वक्त के साथ उनका दिल ठंडा पड़ गया। उन्होंने अपने आंगन में रहकर साधना शुरू कर दिया और इंसानी मामलों से दूरी बना ली। माही ने भौवे सिकुड़ते हुए पूछा, मतलब मेरे गुरु परदादा अब भी जिंदा हैं? वेदांत ने सिर हिलाया, शायद हाँ। 300 साल से उनके बारे में कोई खबर नहीं आई है। जब तक उनकी मृत्यु की घोषणा नहीं होती, तब तक यही माना जाएगा कि वह जीवित है। माही ने वह सवाल पूछ लिया जो उसके मन में बहुत समय से था। तो क्या हमारी पहली मुलाकात भी आपने जानबूझकर तय की थी ताकि हम आपके शो में मेहमान बनाएं? वेदांत की आंखों में हल्की चमक आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, मैं बस हालात के साथ बह रहा था। उस वक्त आचार्य वरिष्ठ मुझसे मिलने आया था। उसने मुझसे कहा कि तुम ही मेरी कालजोल टाउन से बाहर निकलने की इकलौती उम्मीद हो और मुझे मौका पकड़ लेना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, उस समय मैंने भी भविष्यवाणी की थी और देखा था कि हमारे बीच आगे बहुत गहरे रिश्ते बनेंगे। इसलिए मैंने तुम्हें देखने का फैसला किया। लेकिन आचार्य वरिष्ठ ने जाते जाते संप्रदाय प्रमुख होने के नाते मुझे आदेश दिया कि मैं तुम्हें किस्मत छीनने की बात कभी ना बताऊं। माही को हैरानी हुई, फिर आप मुझे यह सब क्यों बता पा रहे हैं? वेदांत मुस्कुराए, संप्रदाय प्रमुख के आदेश सिर्फ कारजोल टाउन के भीतर ही असर रखते हैं। जैसे ही मैं वहां से बाहर निकला, आचार्य वरिष्ठ का मुझ पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि इस जिंदगी में मुझे कारजोल टाउन से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। माही को अब पूरी तस्वीर थोड़ी साफ लगने लगी।
उसका मन हल्का हुआ। वह पहले ही वेदांत को अपना सबसे बड़ा सहारा मान चुकी थी। अगर आचार्य वरिष्ठ की वजह से वेदांत अपनी ताकत इस्तेमाल ही नहीं कर पाते तो यह बहुत बड़ा नुकसान होता। फिर वेदांत को कुछ याद आया। उन्होंने कहा, तुम्हारे गुरु मुझसे कहीं ज़्यादा आज़ाद थे। उन्होंने वादा किया था कि कारजौल टाउन में किस्मत छीनने के मामले में दखल नहीं देंगे, लेकिन वहां से बाहर निकलने के बाद उन्होंने उन आम लोगों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जिनकी किस्मत मास्टर प्रेम ने छीनी थी। तुम भी उन्हीं में से एक हो। गुरु। माही ने हल्की सांस छोड़ी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके कानों में फिर से गुरु की सीख गूंज रही हो। उसके गुरु बहुत नरम दिल थे। बचपन में वह हमेशा किसी न किसी घायल इंसान को बचा लाते थे। उस वक्त माही कुछ समझ नहीं पाती थी। अब सोचने पर उसे एहसास हुआ कि शायद वे लोग भी मास्टर प्रेम से जुड़े हुए थे। अगर उसके गुरु ना होते तो शायद वह किसी पहाड़ी गांव में एक साधारण औरत बनकर रह जाती, कई बच्चों की माँ होती और जिंदगी भर मुंबई का नाम भी ना सुन पाती। उसके गुरु ने उसकी किस्मत बदल दी थी। काफ़ी देर की खामोशी के बाद माही ने ठंडे स्वर में कहा, अगर ऐसा है तो मेरे गुरु की मौत का रिश्ता आचार्य वरिष्ठ से होना बहुत मुमकिन है। हो सकता है। वेदांत ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में शक साफ झलक रहा था। इतने सालों में उन्होंने भी सच्चाई जानने की कोशिश की थी, लेकिन कारजौल टाउन में फंसे होने की वजह से कुछ पक्का पता नहीं चल सका। शायद अब सच्चाई सामने आने वाली थी। माही ने कुछ पल सोचा और फिर बोली, मेरे गुरु आचार्य वरिष्ठ के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थे। ऐसे में वह उन्हें जल्द से जल्द हटाना ही चाहता होगा। वही सबसे बड़ा संदिग्ध है। लेकिन एक बात मेरी समझ से बाहर है। उस वक्त मेरे गुरु परदादा ने संप्रदाय प्रमुख की जिम्मेदारी आचार्य वरिष्ठ को ही क्यों सौंपी? वेदांत ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हारे गुरु परदादा से बस कुछ ही बार मिला हूँ। इस मामले के बारे में मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। मुझे अभी और जांच करनी पड़ेगी। माही ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, अगर अभी समझ नहीं आ रहा तो आगे चलकर समझने का मौका मिल ही जाएगा। फिलहाल पहले मास्टर प्रेम और आचार्य वरिष्ठ से निपटना जरूरी है। अभी भी बहुत सी बातें साफ नहीं थी। उस समय कारजोल टाउन में आखिर किसने सीनियर के शरीर को हथियाने की कोशिश की थी, यह सवाल अब भी अधूरा था। ठीक है, जैसा तुम कहो। वेदांत ने सिर हिलाया। तो अब सीधे प्राचीन युद्ध भूमि चलते हैं। मुझे लगता है आचार्य वरिष्ठ वहाँ पहले से हमारा इंतजार कर रहा होगा। बेहतर है इस लड़ाई को जल्दी ख़त्म किया जाए। माही के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अगर वे खेल खेलना चाहते हैं तो हम भी उनका साथ देंगे। मुमकिन है वहाँ सच में प्राचीन युद्ध भूमि हो। आज वह और वेदांत शांत थे और यह अपने आप में एक अच्छा मौका था। अगर दोनों ने मिलकर कदम बढ़ाया तो कम से कम वहाँ अपनी जान तो नहीं गंवाएंगे। इसके अलावा एक बेहद अहम बात थी। आज का दिन उसकी पिछली जिंदगी में उसकी मौत का दिन था। इस अभिशाप को उसने अपने ही हाथों से तोड़ना था, तभी उसका दिल शांत हो पाता। लेकिन यह बात वह वेदांत को नहीं बताने वाली थी। वेदांत ने कहा, मेरी समझ के हिसाब से वहाँ सच में प्राचीन युद्ध भूमि हो सकती है, लेकिन वहाँ जो जानलेवा आभा और क्रूरता फैली हुई है वह शायद उन्होंने खुद बनाई है। यह खतरनाक आभा आसपास रहने वाले आम लोगों के लिए भी जानलेवा है। अगर वे आज नहीं गए तो नतीजे बेहद भयानक होते। पहाड़ के नीचे रहने वाले लोग एक एक करके मरने लगते। इसी तरह दोनों ने आचार्य वरिष्ठ की लोकेशन के हिसाब से रास्ता पकड़ा और प्राचीन युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े।
करीब 1.5 घंटे बाद वे दोनों आखिरकार प्राचीन युद्ध भूमि तक पहुंच गए। यह जगह पहाड़ों के गहरे इलाकों में थी। पहाड़ों के आसपास कुछ छोटे छोटे गांव बसे हुए थे। माही ने सीमेंट रोड पर गाड़ी चलाई जो सीधे गांव तक जाती थी। पहाड़ की तलहटी पर पहुंचते ही दोनों गाड़ी से उतरे और तेज कदमों से ऊपर चढ़ने लगे। चलते चलते वेदांत को चारों ओर फैलती जानलेवा आभा साफ महसूस होने लगी। माही ने अपनी जेब से लॉकेट निकाला और उसे गले में पहन लिया। जो भी घातक आभा बाहर निकल रही थी वह सब उसकी स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट्स में खींचती चली गई। जैसे जैसे वे ऊपर बढ़ते गए आसपास की भयानक और क्रूर ऊर्जा और भी गहरी होती चली गई। जब वे लोग आधे पहाड़ तक पहुंच चुके थे, माही की नज़र सड़क किनारे लगे एक शिलालेख पर पड़ी। उस पर लिखा था, प्राचीन युद्ध भूमि के अवशेष। माही ने धीमी आवाज में कहा, हम पहुंच गए। वेदांत ने हल्का सा सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं बोले। दोनों आगे बढ़ते रहे। वेदांत ने भी अपना स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट निकाला और जानलेवा आभा को सोखने लगे। इस इलाके में नकारात्मक ऊर्जा की सघनता बहुत ज़्यादा थी। अगर वे लोग जल्दी से इसे ख़त्म नहीं करते तो पहाड़ के नीचे रहने वाले लोगों का बचना मुश्किल हो जाता। करीब 10 मिनट और चलने के बाद वे एक खुली जगह पर आकर रुक गए। अचानक चारों ओर धुंध फैल गई और आसपास सब कुछ धुंधला हो गया। हम एरे के अंदर आ चुके हैं, वेदांत ने शांत स्वर में कहा। मुमकिन था कि यही एरे प्राचीन युद्ध भूमि का प्रवेश द्वार हो। असली प्राचीन युद्ध भूमि लाशों और खून से भरी होती थी। आम लोगों में डर न फैले इसलिए तांत्रिक मास्टर अक्सर एरे का इस्तेमाल करके उसे छुपा देते थे। एरे से बाहर निकलने के बाद ही असली युद्ध भूमि में प्रवेश किया जा सकता था। माही के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उसने कहा, तो एरे का कोर ढूंढते हैं और बाहर निकलते हैं। अगर अब नहीं गए तो एक्टर्स बेचैन हो जाएंगे। ठीक है, वेदांत ने चारों ओर ध्यान से देखते हुए कहा, किसी दरार या रास्ते की तलाश में। माही ने आसमान में सूरज की ओर देखा और ठंडे स्वर में बोली, वहाँ। यह सूरज नकली था। इतनी गहरी धुंध में भी सूरज की रोशनी जरूरत से ज़्यादा तेज लग रही थी। साफ था कि एरे बनाने वालों ने बदले हुए सूरज को ही एरे का कोर बनाया था। आम लोग कभी आसमान की ओर इतनी बारीकी से नहीं देखते। वेदांत ने जब यह सुना तो वह ऊपर देखा। पहली नज़र में सूरज में कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन यह पतझड़ का मौसम था, जबकि सूरज की स्थिति बसंत जैसी थी। यही सबसे बड़ा सुराग था। अगर माही ने इशारा न किया होता तो शायद वेदांत को यह बात इतनी जल्दी समझ नहीं आती। वह अंदर से थोड़ा चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि माही बेहद रहस्यमयी है और उसके पास ऐसी क्षमताएं हैं जिन पर कभी गुरु भी पूरी तरह पकड़ नहीं बना पाए थे। माही का हर कदम वेदांत को और उलझन में डाल रहा था, लेकिन वेदांत ने गहराई से टटोलने की कोशिश नहीं की। उल्टा वह खुद को भाग्यशाली मान रहा था। अच्छा था कि माही सही रास्ते पर थी, वरना वह एक बेहद खतरनाक दुश्मन बन सकती थी। दोनों ने मिलकर एरे को तोड़ा और प्राचीन युद्ध भूमि के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए। वह एक गुफा थी। दोनों एक एक करके उसके अंदर दाखिल हुए। अंदर जाते ही गुफा में कई मैकेनिज्म सक्रिय हो गए। यह मैकेनिज्म शायद उन तांत्रिक मास्टर्स द्वारा छोड़े गए थे जिन्होंने यह एरे बनाया था। वेदांत ने अपनी शक्ति से एक लंबी तलवार बनाई और बिना किसी परेशानी के सारे मैकेनिज्म तोड़ दिए। यह सब उसके लिए बेहद आसान लग रहा था। माही खुद को रोक नहीं पाई और मुस्कुराते हुए बोली, सीनियर, आप तो बिल्कुल किसी मार्शल आर्ट्स नोवेल के हीरो लग रहे हैं। सच्चाई, वेदांत मुस्कुराया, मैंने बस कुछ मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस किए हैं। इस एरा के मुकाबले में मैं टिक नहीं सकता। तुम्हारे मार्शल आर्ट्स बेहतर है।
आधुनिक कॉम्बैट तकनीकें वेदांत के लिए बिल्कुल नहीं थी। अगर माही और वेदांत अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल नहीं करते तो वेदांत को यकीन नहीं था कि वह माही को हरा पाता। जब दोनों प्राचीन युद्ध भूमि में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि जमीन पर तरह तरह की हड्डियां और आर्मर बिखरे हुए थे। आर्मर के स्टाइल से अनुमान लगाया जा सकता था कि यह युद्ध भूमि लगभग 700 से 800 साल पुरानी थी। जमीन पर रखे हथियार अभी भी सबसे प्रिमिटिव तीर और भाले थे। कुछ बड़े चाकू भी बिखरे हुए थे। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, उन्होंने कई युद्ध घोड़ों की हड्डियां भी देखी। हड्डियां एक दूसरे पर ढेर लगाई हुई थी और नज़र देखकर थोड़ा डर लग रहा था। प्राचीन युद्ध भूमि के केंद्र में पहुंचते ही माही ने कुछ मेटाफिजिकल मास्टर्स को जमीन पर पड़े देखा। इन मेटाफिजिकल मास्टर्स की मैजिक पावर लगभग खत्म हो चुकी थी। थोड़ी सांस छोड़ने के अलावा उनकी हालत मृतकों जैसी थी। आचार्य वरिष्ठ, उसका डिसिपल कनित और 2 अन्य लोग जमीन पर बैठकर मेडिटेट कर रहे थे। उनके चेहरे भी बहुत पीले पड़ गए थे। उन चारों के बीच में एक गहरी क्रैक थी। यह लगातार बैलफूर और क्रूर आभा छोड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि चारों बस कुछ ही देर में ढह जाएंगे। माही के कदमों की आवाज़ सुन आचार्य वरिष्ठ ने अचानक अपनी आंखें खोली और हैरानी से कहा, हम चारों बस टूटने ही वाले थे। शुक्र है कि तुम आ गई। हम, वेदांत ने हल्के से उत्तर दिया और चारों से 2 मीटर दूर रुक गया। यह पता लगाना नामुमकिन था कि वह खुश है या गुस्से में। माही आचार्य वरिष्ठ और बाकी लोगों के चारों ओर देखती हुई आगे बढ़ी। उसने क्रैक की गहराई महसूस की और कुछ नहीं बोला। आचार्य वरिष्ठ खुद को रोक नहीं पाया और माही से पूछ बैठा, माही, जल्दी आओ और मदद करो। मेरी धार्मिक शक्ति लगभग खत्म हो रही है। अगर तुम जल्दी नहीं आई तो मैं टिक नहीं पाऊंगा। ओह, सच में? माही ने तंज कसते हुए आचार्य वरिष्ठ की एक्सप्रेशन को इंटरेस्ट के साथ देखा। उसे नहीं लगा था कि आचार्य वरिष्ठ एक्टिंग में इतना टैलेंटेड है। वह पीड़ा और कमजोरी दिखा रहा था, लेकिन उसे कोई गिल्ट महसूस नहीं हुआ। आचार्य वरिष्ठ का चेहरा बिगड़ गया। तुम क्या मतलब निकाल रही हो? माही मुस्कुराई। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी एक्टिंग इतनी रियल होगी। यह क्रैक जो मद्रोस ऑरा छोड़ रही है वह भी काफ़ी रियल लग रही है। तुम्हें सच में प्रॉप्स टीम में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। काफ़ी रियल का मतलब क्या है? मैं समझ नहीं पाया। आचार्य वरिष्ठ ने अजीब सी एक्सप्रेशन के साथ पूछा। देखते ही कि वह अब भी बेवकूफ़ बनने का नाटक कर रहा है। माही हंस पड़ी। सेक्ट मास्टर का उसके सामने एक्टिंग करना उसे मज़ेदार लगा। माही बोली, नाटक बंद करो। यह कोई प्राकृतिक क्रैक नहीं है जहाँ से बैलफुल आभा लीक हुई हो। यह बस जमीन का सामान्य दरार है जो सूखे के कारण पड़ी। बैलफुर और क्रूर आभा उस क्रैक से इसलिए आ रही है क्योंकि तुमने इसमें बैलफुर ऑरा विड्स फेंके हैं। वह थोड़ी देर रुकी और बोली, और हाँ, तुम्हारे डिसिपल ने पहले ही तुम्हें विला में क्या हुआ बता दिया है ना? जैसे ही माही प्राचीन युद्ध भूमि में आई, उसने महसूस किया कि यह बैलफुर ऑरा नेचुरली नहीं बनी थी। उन शवों में सतह पर थोड़ी बैलफुर ऑरा लगी थी, लेकिन उनकी हड्डियों में कोई ऑरा नहीं थी। क्रैक से निकलने वाली बैलफुर ऑरा भी अलग थी। यह साफ था कि इसे बैलफुर ऑरा बीट्स द्वारा रिलीज किया गया था। माही ने तुरंत ही सटीक अनुमान लगा लिया। उसने अब और झूठ नहीं बोलने का निर्णय किया और सीधे कह दिया। आचार्य वरिष्ठ की आंखों में आश्चर्य भर गया और वह थोड़े हैरान हो गया। माही उसमें स्मार्ट थी जितना उसने सोचा भी नहीं था। पिछली बार माही से मिलने के बाद आचार्य वरिष्ठ
जान गया था कि भविष्य में माही उसके लिए चुनौती बनेगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि माही इतनी तेजी से आगे बढ़ जाएगी। वेदांत ने भी अब एक्टिंग छोड़ दी। वह माही के पास चला गया और आचार्य वरिष्ठ से कहा, बताओ तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया। बेशक अब उसके साथ शिष्टाचार करने का समय नहीं था। वेदांत आचार्य वरिष्ठ से परिचित नहीं था और पिछले सैकड़ों सालों से उसे बस कुछ ही बार देखा था। देखते ही कि दोनों समझ गए, आचार्य वरिष्ठ ने नाटक छोड़ दिया और जमीन से उठते हुए मुस्कुराया। बाकी तीनों ने अपनी कमजोर दिखने वाली मुद्रा बदलकर आचार्य वरिष्ठ के पीछे खड़े हो गए। आचार्य वरिष्ठ ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और मुस्कान के साथ कहा, मास्टर वेदांत, मैं सच में नहीं सोच रहा था कि तुम कारजोल टाउन से बाहर आओगे। बाहर आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, वेदांत ने शांत स्वर में उत्तर दिया। आचार्य वरिष्ठ ने फिर पूछा, क्या तुम दोनों ने मिलकर काम किया? मास्टर वेदांत, मैं तुम्हें वह दे सकता हूँ जो तुम चाहते हो। माही तो बस एक छोटी लड़की है, उसकी मदद करने से तुम्हें क्या फायदा होगा? वेदांत ने सिर हिलाया। माही और मैं एक जैसे लोग हैं। फायदे? अगर वह आचार्य वरिष्ठ जैसे व्यक्ति के साथ मिल जाता तो निश्चित रूप से उसकी जान चली जाती। माही के साथ सहयोग करके वह पुण्य भी जमा कर रहा था। अनसेंसन के लिए पुण्य भी बहुत जरूरी था, लेकिन सच कहे तो वेदांत हमेशा से माही की मदद करना चाहता था और उसे किसी लाभ की परवाह नहीं थी। वह उसकी जान थी, एक छोटी बच्ची की तरह शायद वह वही थी। कुछ चीज़ें चाहे तुम चाहो भी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारे पास उन्हें चाहने के लिए जिंदगी है या नहीं। वेदांत ने जोड़ा। है। आचार्य वरिष्ठ ने तंज कसते हुए मुस्कुराया। तो फिर क्या मैंने इतने सालों में अच्छी जिंदगी नहीं जी? यह तुम्हारे कारजोल टाउन में छिपे रहने से बेहतर है। भले ही तुम अमर हो, तुम जेल में हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो किसी भी तरह से बाहर निकलने की कोशिश करता। उसकी नज़रों में वेदांत समझदार लग रहा था, लेकिन असल में वह बहुत मूर्ख था। इतना मूर्ख कि उसने सच में माही के साथ उलझ गया। पिछले साल उसने वेदांत को याद दिलाने गया और जानबूझकर माही के साथ उसका इंटरेक्शन करवाया ताकि वेदांत जल्द से जल्द किसी पक्ष को चुन ले। अप्रत्याशित रूप से वेदांत ने सच में माही के साथ टीम बनाने का चुनाव किया। तो क्या तुमने अपनी कल्टीवेशन को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश नहीं की ताकि अमर रह सको? मैंने तो वही हासिल कर लिया जो तुमने सपना देखा था। यह तय है कि तुम मुझसे जल रहे हो। आचार्य वरिष्ठ मुस्कुराया और उदासीनता से बोला। आचार्य वरिष्ठ चौंक गया। उसे नहीं लगा था कि कोई उसके मन की बातें इतनी खुलकर कहेगा, इसलिए उसने बिना हिचकिचाहट के कहा, तो क्या हुआ? वैसे भी आज का दिन तुम्हारे और माही के मरने का है। मैं पहले माही को मारूंगा और तुम्हारा शरीर छीन लूंगा, फिर जो अमर रहेगा वह मैं ही हूँ। इन सारे सालों में वह अपनी लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए भागता रहा। अपनी टैलेंट के बावजूद उसके लिए अमर बनना नामुमकिन था। माही ने आचार्य वरिष्ठ की तरफ देखा और महसूस किया, भले ही उसके पास परफेक्ट कल्टीवेटर की ताकत है, लेकिन इतने सालों के बाद उसकी लाइफ स्पैन लगभग खत्म हो चुकी थी। अगर वह अगले स्टेज में नहीं बढ़ा तो वह मर जाएगा। माही ने तंज कसते हुए कहा, देखो कितने लालची हो, बिल्कुल अपने बेटे जैसे। घटिया और बेहयाई के में कोई कमी नहीं, दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। ऐसा इंसान बुरे इरादों वाला था। अगर वह कुछ 100 साल और जीवित रहता, कौन जाने कितने निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाता। बस इसे देखकर माही चाहती थी कि यह लोग नष्ट हो जाए। यह भविष्य में समस्याओं को हमेशा के लिए रोक देता। आचार्य वरिष्ठ इस अचानक वाक्य से स्तब्ध रह गया। उसने भौवें टेढ़ी की और पूछा, मेरा बेटा? मैंने अपने जीवन में कभी शादी नहीं की। मेरा बेटा कैसे हो सकता है? तुम छोटी लड़की, बकवास मत करो।
क्या माही ने सच में सब देख लिया था? आचार्य वरिष्ठ थोड़ा घबरा गया और आंखें चुराई। माही ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सोचते हो कि सभी तुम्हारे जैसे मूर्ख हैं? तुम्हारे फिजियोनॉमी को देखकर तुम्हारा चेहरा थोड़ा मास्टर प्रेम के जैसा है, लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं। तुम्हारी नाक का ब्रिज बिल्कुल नताशा के जैसा है, तुम्हारे आंखें अबीर जैसी है और तुम्हारा मुंह रेशमा जैसा है। अगर इसे जोड़ो तो क्या तुम उनके दादा जैसे नहीं दिखोगे? तुम मुझे कम आंक रहे हो, है ना? बस अगर कोई गंभीरता से फिजियोनॉमी पढ़े तो वह निश्चित रूप से इसे पहचान लेगा। आचार्य वरिष्ठ सोच रहा था कि वह इसे सबसे छिपा सकता है। कितना भोला! एक और बात, दोनों बहुत टैलेंटेड नहीं थे और अपने स्तर बढ़ाने के लिए बाहरी ताकतों का इस्तेमाल करते थे। आचार्य वरिष्ठ की पर्सनालिटी के अनुसार वह किसी के साथ बेमतलब अच्छा व्यवहार नहीं करता जब तक कि वह व्यक्ति उसके लिए बहुत जरूरी ना हो। आचार्य वरिष्ठ थोड़ा चौंका और अब छिपाना नहीं चाहता था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि तुम बता सकती हो, मैं अब नहीं छिपाऊंगा। वह सच में मेरा जैविक बेटा है। क्या इसमें कोई दिक्कत है अगर मैं अपने बेटे की मदद करूं? एक दार्शनिक पृष्ठ होने के नाते वह भी चाहता था कि फैमिली लाइन जारी रहे। अगर उसका उत्तराधिकारी उसका जैविक बेटा है तो वह दूसरों से अधिक भरोसेमंद होगा। तुमने आखिरकार स्वीकार कर लिया। माही मुस्कुराई और पैर से झुककर आराम से टीकी। आचार्य वरिष्ठ ने सिर हिलाया। तुम सच में समझदार हो। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरा बेटा तुम्हारे सामने हार गया। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें कैसे पढ़ाया। तुम उससे कहीं ज़्यादा स्मार्ट हो। उन दोनों के बीच बातचीत ने वहाँ मौजूद अन्य लोगों को हैरान कर दिया। किसे उम्मीद थी कि मास्टर प्रेम आचार्य वरिष्ठ का बेटा है? माही ने ठंडे स्वर में नाक सिकुड़ते हुए क्रैक में एक स्टिकी स्मोक ग्रेनेड फेंका। उसने नीचे खड़े लोगों से कहा, मास्टर प्रेम, हम यहाँ आ गए हैं। मेहमानों का स्वागत क्यों नहीं कर रहे हैं? नीचे क्यों छिपे हो? जैसे ही वह अंदर आई उसने मास्टर प्रेम की आभा महसूस की। मास्टर प्रेम क्रैक के नीचे छिपा था। स्टिंकी स्मोक ग्रेनेड में गंध इतनी तेज थी कि क्रैक के पास खड़े लोग अपनी आंखें नहीं खोल पाए। मास्टर प्रेम, जो क्रैक के नीचे था, अब और सहन नहीं कर सका और नीचे से बाहर भागा। वेदांत ने एक छोटा सा जादू किया और फिल्टर बैरियर बना लिया। वह अभी भी शांत था। मास्टर प्रेम कूदते हुए बाहर आया और माही की तरफ घूरते हुए बोला, माही, मैं सलाह देता हूँ कि ज़्यादा घमंड मत करो। आज तुम्हारा मरने का दिन है। दार्शनिक मास्टर प्रेम को सच में पछतावा हो रहा था। उसे लग रहा था कि अगर उसने समय रहते माही को ख़त्म कर दिया होता तो आज हालात इतने खराब नहीं होते। उसके पास इतने मौके थे, लेकिन उसने सब यूं ही गंवा दिए। माही हल्की सी मुस्कुराई और बोली, तुम हर बार यही कहते हो, लेकिन बताओ, आज तक तुम सब सफल हुए हो? बस बड़ी बड़ी बातें करना आता है। तुम्हारे पिता को जरूर पछतावा होगा कि उन्होंने तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ को इस दुनिया में लाया। अगर तुम इतने मूर्ख नहीं होते तो हम आचार्य वरिष्ठ जैसी बड़ी मछली कभी पकड़ नहीं पाते। यह सुनते ही मास्टर प्रेम का दिल जोर से धड़क उठा। वह घबराकर पूछ बैठा, क्या क्या यह सब तुमने जानबूझकर किया? अब उसे समझ आ रहा था कि आज वह इतनी आसानी से यहाँ तक कैसे पहुँच पाया। वह खुद को बहुत किस्मत वाला समझ रहा था, लेकिन असल में यह सब माही की बनाई हुई चाल थी ताकि आचार्य वरिष्ठ खुद सामने आए। मास्टर प्रेम की घबराई हुई हालत देखकर माही खुलकर हंस पड़ी। मुझे बस यह अंदाज़ा नहीं था कि तुम इतने बेवकूफ़ निकलोगे। एक जगह से जान बचाकर भागे और दूसरी जगह आकर खुद ही मौत का इंतज़ार करने लगे।
अपने बैकर को भी छोड़ दिया। सच में कितने आज्ञाकारी बेटे हो। मास्टर प्रेम के पास कहने को कुछ नहीं था। उसने चोरी छिपे आचार्य वरिष्ठ की तरफ देखा। मन ही मन दुआ कर रहा था कि उसके पिता उससे नाराज ना हो। आचार्य वरिष्ठ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी रही। बाहर से वह शांत लग रहा था, लेकिन मास्टर प्रेम साफ महसूस कर सकता था कि उसके दिल में गुस्सा उबल रहा है। अचानक आचार्य वरिष्ठ जोर से हंसा और माही की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम सच में बहुत काबिल हो। बिल्कुल हूँ, माही ने ठंडे आवाज में जवाब दिया। आचार्य वरिष्ठ मुस्कुराते हुए बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा छोटा जूनियर ब्रदर मरने के बाद मुझे इतना बड़ा सरप्राइज देगा। उसने तुम्हारे जैसी डिसाइपल को तैयार किया, यह गर्व की बात है। अफसोस बस इतना है कि आज तुम्हें उसके साथ ही स्वर्ग जाना होगा। वहाँ तुम दोनों की फिर से मुलाकात हो जाएगी। माही को देखकर आचार्य वरिष्ठ को अपना पुराना जूनियर ब्रदर याद आ गया। दोनों ही बेहद टैलेंटेड थे और दिमागी चालों में किसी से कम नहीं। फर्क बस इतना था कि उनमें अब भी न्याय की भावना बची हुई थी। उन्हें देखकर आचार्य वरिष्ठ खुद को जैसे किसी गंदी नाली में फंसा हुआ चूहा महसूस कर रहा था। वह सिर उठाकर भी नहीं देख पा रहा था। माही का चेहरा एकदम सख्त हो गया। मेरे मास्टर को तुमने ही मारा था, है ना? आचार्य वरिष्ठ ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं तो बस चाहता था कि वह जल्दी पैरालाइज हो जाए और लाइफ एंजॉय करे। नियमों को ना समझने की गलती उसी की थी। मैं सीनियर ब्रदर था, फिर भी उसने मेरा विरोध किया। तुम कुछ नहीं समझती, मुझे अपने छोटे जूनियर ब्रदर से लगाव था। वह मुस्कुरा रहा था और उसके चेहरे पर पुरानी यादों की झलक साफ दिख रही थी। माही ने उसे देखा और मन ही मन तय कर लिया कि यह इंसान पूरी तरह पागल हो चुका है। अगले ही पल आचार्य वरिष्ठ ने अपनी मैजिक पावर को एक लौंग में कंडेंस किया और ठंडी नज़र से माही की तरफ देखते हुए पीछे खड़े लोगों से बोला, पहले माही को मारो, फिर वेदांत को जिंदा पकड़ो। जी, पीछे खड़े लोगों ने एक साथ जवाब दिया। कनित और बाकी दो लोगों ने एरे फॉर्मेशन को कंट्रोल किया और पहले से तैयार फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया। उन्होंने कई बड़े बड़े स्प्रिट स्टोन उसमें डाल दिए। पूरा इलाका पल भर में बदल गया। माही ने देखा कि जमीन पर पड़े सारे स्केलेटन खड़े हो चुके थे। मरे हुए घोड़े भी उठ खड़े हुए थे। चारों तरफ घोड़ों के खुरों की डरावनी आवाज़ गूंज रही थी। मेटाफिजिकल मास्टर्स एरे का इस्तेमाल करके उस पुराने युद्ध के वॉरियर्स को दोबारा प्रकट कर रहे थे और उन्हें माही और वेदांत पर हमला करने के लिए भेज रहे थे। आचार्य वरिष्ठ ने लौंग उठाया और माही पर एरो चला दी। यह एरो पूरी तरह मैजिक पावर से बनी थी। जिस पर यह लगती उसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। दूसरी तरफ माही और वेदांत एरे फॉर्मेशन के बीच बिल्कुल शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था, मानो वह कोई मूवी देख रहे थे। आचार्य वरिष्ठ ने पहला एरो छोड़ा। यह एरो एंशिएंट बैटलफील्ड की ब्लडी ऑरा से बनी थी और उसमें वर्ल्ड डिस्ट्रॉय करने की ताकत थी। सो एरो सीधा माही की तरफ बढ़ी। माही ने आंखें बंद की और आसपास की हवा को महसूस किया। जैसे ही एरो उसके सीने को छूने वाली थी, उसने अपने सामने एक पेपर इफ्फी रख दी। माही ने धीमी आवाज में कहा, सब्स्टिट्यूट। पेपर इफ्फी ने एरो को रोक लिया। पल भर में पेपर इफ्फी लाल पड़ गई और राख बनकर उड़ गई। सिर्फ माही ने देखा कि उसमें मौजूद ऑरा की एक पतली सी लहर भी पूरी तरह खत्म हो गई थी। जब माही एंशिएंट बैटलफील्ड में आई थी, तभी उसने समझ लिया था कि यह रीअपीयरेंस एरे मौजूद है जो ब्लडी ऑरा से एरो बनाता है। वह आचार्य वरिष्ठ को उसी के खेल में हराना चाहती थी, इसलिए उसने बेल से डार्क रेड ऑरा निकाली
और उसे पेपर इफ्फी में डाल दिया था। जैसे ही आचार्य वरिष्ठ ने हमला किया, यह पेपर इफ्फी सील्ड बन गई और जब पेपर इफ्फी पर एरो लगी तो उसकी ताकत मास्टर नक्श बादल के शरीर पर रिफ्लेक्ट हो गई। मास्टर नक्श बादल उसी एरो की ऑरा के जरिए आचार्य वरिष्ठ और मास्टर प्रेम को ट्रैक कर सकता था। जैसे ही एरो ने पेपर इफ्फी को आर पार किया, उसी पर आचार्य वरिष्ठ को एक जानी पहचानी ऑरा महसूस हुई, लेकिन जब तक वह समझ पाता कि यह ऑरा मास्टर नक्श बादल की है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आचार्य वरिष्ठ का चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया। वह यकीन न कर पाने वाले अंदाज में बोला, तुमने सच में मास्टर नक्श और नक्श बादल की ऑरा का इस्तेमाल करके पेपर इफ्फी बनाई? इसका मतलब साफ था, उसने खुद अपने हाथों से मास्टर नक्श बादल पर हमला कर दिया था। मास्टर प्रेम भी गुस्से से चिल्ला उठा, माही, तुम सच में बहुत घटिया हो। तुम बार बार दार्शनिक एसोसिएशन और ब्लैक मैजिक मास्टर ट्राइब के बीच फूट डाल रही हो। खुद को जेंटलमैन कहने वाली यही हरकत है। पहले वह हमेशा दूसरों के खिलाफ साजिशें करता आया था, लेकिन आज पहली बार उसे खुद फंसाया गया था। उसका दिल पूरी तरह जल रहा था। बहुत ज़्यादा अपमानजनक था यह। माही हल्की से हंसी और बोली, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कोई जेंटलमैन हूँ, और वैसे भी तुम जैसे चालाक और गंदे लोगों से निपटने के लिए वही तरीका अपनाना पड़ता है जो तुम दूसरों पर इस्तेमाल करते हो। उसी समय दूसरी तरफ मास्टर नक्श बादल, जो कार में बैठकर कारजोल टाउन में दाखिल ही हुआ था, अचानक मुंह से खून उगल बैठा। उसके पास बैठा ज्ञान घबरा गया। उसने जल्दी से उसे सहारा दिया और घबराई आवाज में बोला, पापा, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हैं ना? अगर उसके पिता को कुछ हो जाता तो पूरी ब्लैक मैजिक मास्टर ट्राइब में अफरा तफरी मच जाती। पूरा साउथ वेस्ट रीजन अराजकता में डूब जाता। मास्टर नक्श बादल को ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में अनगिनत बार चाकू घोंप दिए गए हो। उसके पूरे शरीर से हड्डियों तक जमा देने वाली ठंडक निकल रही थी, मानो वह मरने ही वाला हो। उसने अपने सीने से एक स्ट्रामैन निकाला। यह स्ट्रामैन उसका प्रोटेक्टिव ट्रम्प कार्ड था। अगर कोई उस पर जानलेवा हमला करता तो वह हमला इस स्ट्रामैन पर ट्रांसफ़र हो जाता था, जिससे उसकी जान बच जाती थी। मास्टर नक्श बादल ने उस किलिंग इंटेंट को फॉलो किया और आचार्य वरिष्ठ की ऑरा को महसूस किया। अब उसे पूरा यकीन हो गया था। पहले वह एक बार कारजोल टाउन आया था और उसकी आचार्य वरिष्ठ से मुलाकात हुई थी। उसे यह भी पता था कि आचार्य वरिष्ठ और मास्टर प्रेम मास्टर डिसाइपल है, इसलिए उसने तुरंत अंदाज़ा लगा लिया कि यह सब मास्टर प्रेम की ही साजिश है और उसी ने आचार्य वरिष्ठ से हमला करवाया है। बदला लेने के लिए मास्टर प्रेम ने बिना सोचा समझे किलिंग मूव का इस्तेमाल किया था। मास्टर नक्श बादल ने नाक से बहते खून को पोंछा। उसकी आंखों में नफरत भरी हुई थी। वह गुस्से में बोला, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। मुझे बदला चाहिए। अगर वह बदला नहीं लेता तो वह कभी साउथ वेस्ट रीजन वापस नहीं जाएगा। ज्ञान ने उसे सहारा देकर उठाया और अपनी खास स्किल से उसका इलाज करने लगा। धीरे धीरे मास्टर नक्श बादल के चेहरे पर रंग लौटने लगा, लेकिन उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट और गहरा हो चुका था। आचार्य वरिष्ठ, मास्टर प्रेम, बस इंतजार करो, मैं तुम्हें जरूर पछताने पर मजबूर करूंगा। ज्ञान भी गुस्से में बोला, पापा, इस बार हमें बदला लेना ही होगा। उसका अच्छा दोस्त कामाक्ष था। सुना गया था कामाक्ष को भी मेटाफिजिक्स मैनेजमेंट ऑफिस ने पकड़ लिया था, क्योंकि दार्शनिक एसोसिएशन ने खबर लीक कर दी थी। ज्ञान को यह नहीं पता था कि यह खबर जानबूझकर मेटाफिजिक्स मैनेजमेंट ऑफिस ने माही को बचाने के लिए फैलाई थी।
वह हमेशा से दार्शनिक एसोसिएशन से नफरत करता आया था और अपने दोस्त का बदला लेना चाहता था। यह मौका जिंदगी में एक बार ही मिलने वाला था। कुछ ताकतवर मेटाफिजिकल मास्टर्स को साथ लेकर मास्टर नक्श बादल और ज्ञान सीधे दार्शनिक एसोसिएशन के आंगन की तरफ बढ़े। चीफ कोर्टयार्ड में पहुंचते ही उन्होंने अंदर घुसकर कत्लेआम शुरू कर दिया और मास्टर प्रेम के सभी अधीनस्थों को मार डाला। मास्टर नक्श बादल को पहले से पता था कि मास्टर प्रेम ने इंसानी जानों की कोई परवाह नहीं की थी। यह सभी लोग उसके साथी अपराधी थे, इन्हें मरना ही चाहिए था। सबको खत्म करने के बाद मास्टर नक्श बादल ने उस खूबसूरत कोर्टयार्ड को देखा और गुस्से में बोला, जो भी खजाने उठा सकते हो उठा लो, जो नहीं ले जा सकते उन्हें तोड़ दो। हमें इस जगह को पूरी तरह साफ करना है। ठीक है, मेटाफिजिकल मास्टर्स पहले से ही बेकाबू हो चुके थे। यह सुनते ही उन्होंने तोड़ फोड़ शुरू कर दी। इनमें से कुछ को दार्शनिक एसोसिएशन से निकाल दिया गया था और कुछ मास्टर प्रेम के दुश्मन थे। उन्हें किसी बदले का डर नहीं था। कुछ ही देर में पूरा कोर्टयार्ड खंडहर में बदल गया। मास्टर नक्श बादल कमरे के अंदर गया और ढेर सारे खजाने लूट लिए, उन्हें बॉक्स में पैक किया और ब्लैक मैजिक मास्टर ट्राइब भेजने की तैयारी करने लगा। ज्ञान स्टडी रूम में गया जहां उसे एक मैकेनिज्म दिखा। गलती से उसने एक सीक्रेट रूम खोज लिया। दोनों सीक्रेट रूम के अंदर गए। टेबल पर स्प्रिट स्टोन का एक छोटा सा ढेर रखा था जो तेज रोशनी बिखेर रहा था। ज्ञान खुशी से उछल पड़ा और जल्दी जल्दी सारे स्प्रिट स्टोन अपने बैग में भरने लगा। यह बुढ़ा सच में बहुत लालची था। यहाँ इतनी सारी अच्छी चीज़ें छुपा रखी थी। बुरा नहीं है, मास्टर नक्श बादल ने ठंडी हंसी हंसी। हम अभी आचार्य वरिष्ठ के दार्शनिक टेम्पल भी नहीं गए हैं, वहाँ तो इससे भी ज़्यादा खजाना होंगे। दोनों ने मास्टर प्रेम की स्टडी को एक बार फिर अच्छे से छाना, फिर बाहर मौजूद मेटाफिजिकल मास्टर्स को आदेश दिया कि सब कुछ जल्दी जल्दी बाहर पहुँचाया जाए।